शुरू किया जाए बेटा। भारतीय अर्थव्यवस्था, थोड़ा गैपिंग हो गई बेटा इकोनॉमिक्स की क्लास में। भारतीय अर्थव्यवस्था के तो हम लोगों ने भारतीय वित्तीय प्रणाली की चर्चा शुरू किया था, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, है ना बेटा। जिसमें हम लोगों ने दो भागों में विभाजित किया था। एक उन्होंने कहा था मुद्रा बाजार और एक को कहा था पूंजी बाजार, यानी मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। यही दोनों मिला के किसी देश का क्या होते हैं बेटा, वित्तीय प्रणाली होते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम होते हैं। मुद्रा बाजार मैंने आपसे चर्चा किया तो बताया कि अल्पकाल की बचत और अल्पकाल की मांग का बाजार है। इसको मैनेज करता है कौन बेटा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज करता है, जो इसका संगठित क्षेत्र है। इस मार्केट की कई विधाएं हैं, कई तकनीक हैं, जिसमें एक का नाम मैंने आपसे लिया था कॉल मनी मार्केट है, एक मैंने कहा था ट्रेजरी बिल है, और एक मैंने कहा था सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, और भी ढेर सारे हैं, ये ज्यादा प्रचलित हैं। तो आज हेडिंग बना लीजिए बेटा कैपिटल। सब बना के तैयार बैठे हैं, ठीक है। लिखें, यह दीर्घकाल की बचत, यह दीर्घकाल की बचत, दीर्घकाल मतलब हाँ 1 साल से ज्यादा, यह दीर्घकाल की बचत और दीर्घकाल की मांग का बाजार है। यह दीर्घकाल की बचत और दीर्घकाल की मांग का बाजार है। वो तो पहले दिन क्लियर हो गया था, है ना बेटा। अब ये कैसे संचालित होता है बेटा, ये मार्केट कैसे गवर्न करती है, कैसे चलती है। तो इस मार्केट को भी हम दो भागों में बांटते हैं। किसे बेटा, कैपिटल मार्केट को। एक को हम लोग कहते हैं प्राइमरी मार्केट और एक को हाई स्कूल मार्केट और एक को इंटरमीडिएट मार्केट। नहीं नहीं, एक को कहते हैं प्राइमरी मार्केट, प्राथमिक बाजार, और एक को हम लोग कहते हैं द्वितीयक बाजार, है ना बेटा। यानी जो पूंजी बाजार है हमारा कैपिटल, वो क्या है, वो तो मैंने बता ही दिया कि दीर्घकाल की बचत है और दीर्घकाल की मांग है, उसके बीच का ये बाजार है। लेकिन यह बाजार खुद दो भागों में विभाजित है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पूंजी बाजार। थोड़ा सा एक बात ध्यान से सुनिए, पूंजी बाजार में सारा जो लेन देन होता है, अक्सर आपने सुना होगा शेयर मार्केट, तो मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए तो हम आगे चलें। शेयर मार्केट प्राथमिक बाजार है कि द्वितीयक बाजार है? अच्छा द्वितीयक है तो प्राइमरी भी कोई होगा तो फिर वो भी बताना पड़ जाएगा। शेयर मार्केट बेटा सेकेंडरी मार्केट है, वो द्वितीयक बाजार है ना। तो अब बड़ी भारी मजेदार बात है कि अगर शेयर मार्केट द्वितीयक बाजार है तो प्राथमिक कौन है, तो इसी सब पे बात करना है बेटा, आगे बढ़े। लेकिन यह बाजार दो भागों में विभाजित है। कौन बाजार, पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट। दो भागों में बटा है, क्लियर है बेटा। अब थोड़ा सा ये समझना है कि दो भाग का मतलब क्या है, इसका इसका ऑपरेशनल सिस्टम कुछ अलग है। तो दोनों का नाम पहले लिख लीजिए, फिर थोड़ा कुछ बात हम करेंगे आपसे, क्योंकि मामला है कॉम्प्लिकेटेड, तो आराम आराम से समझाना ही पड़ेगा। तो पहला लिख लें बेटा, प्राइमरी मार्केट। और दूसरा, प्राइमरी को आप हिंदी में लिख सकते हैं प्राथमिक बाजार। क्या कहेंगे बेटा, प्राथमिक बाजार। और दूसरे को हाँ सेकेंडरी मार्केट या द्वितीयक बाजार। जहां द्वितीयक बाजार लिखा है ना बेटा, वहीं ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, आपकी समझने के लिए थोड़ा बेहतर हो जाएगा, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट।
कुछ लोग शेयर बाजार को ना बेटा स्टॉक मार्केट भी कहते हैं। तो जैसे न्यूज सुनते हो तो क्या बोलते हैं, स्टॉक मार्केट में आप काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला, स्टॉक मार्केट ये हो गया वो हो गया, सब पढ़ना है बेटा, सब। शेयर मार्केट के बारे में अगर कुछ व्यवहारिक समझ हो, अगर आपने कुछ सुना हो या किसी ने आपको बताया हो तो थोड़ा समझने में आसानी होगी। नहीं बताया है तो हम तो वही हैं, हम आपकी मदद करेंगे। एक्चुअल में जब कोई नई कंपनी बनती है बेटा भारत में, वो हम बनाएं आप बनाएं कोई बनाए। अच्छा चलो थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे मार्केट से आप शेयर खरीदते हो, जैसे मान लीजिए आपने टाटा स्टील का शेयर खरीदा, मान लीजिए, तो वो पैसा टाटा स्टील को जाता है। टाटा स्टील का नहीं, इसका मतलब नहीं जानकारी है आपको। जैसे मान लीजिए कि आरबीआई का, सॉरी आरबीआई कह रहा हूँ, एसबीआई का शेयर आपने खरीदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर बिकता है, तो क्या ये पैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास चला जाता है? कुछ है परेशानी है ना बेटा, मैंने उसमें कुछ बढ़िया समझ नहीं है, तो हम थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं। जब भी हम कोई नई कंपनी बनाते हैं तो भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत वो कंपनी बनेगी। 1956 भारतीय कंपनी अधिनियम संसद ने पारित कर दिया है और कहा है कि जब भी कोई कंपनी बनाएगा भारत में, वो घुरहु बनाए, वो कतवारू बनाए, वो मुकेश अंबानी बनाए, वो अडानी बनाए, वो कोई बनाए, कोई भी व्यक्ति जब कोई कंपनी बनाएगा तो उसको बनाना होगा 1956, नाम है भारतीय कंपनी अधिनियम। ठीक है बेटा, अब ये क्या है थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। भारतीय कंपनी अधिनियम क्या है? भारत सरकार आपका रजिस्ट्रेशन करेगी, मन मर्जी से कंपनी नहीं बनाएगी, भारत सरकार आपका रजिस्ट्रेशन करेगी। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी कंपनी बना रहे हैं, कौन सा उत्पाद करने जा रहे हैं, कंपनी का क्या नाम होगा। आजकल सब ऑनलाइन होने लगा है ना बेटा, डिजिटल हो गया ना इंडिया, तो बहुत भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं। फिर आपसे ये भी पूछा जाएगा कि इस कंपनी में बनाने में अनुमानित लागत क्या है, आप जिसका एस्टिमेट कराना होता है प्रॉपर अथॉरिटी से। तो आपने जैसे मान लीजिए कि बताया कि ये कंपनी कुल 100 करोड़ रुपए में बनेगी। कितना बेटा? 100 करोड़। लमसम नहीं बताना होता है, यानी आपको एग्जैक्ट बताना होता है कि कंपनी में कितनी एस्टिमेट प्राइस आ रही है, 100 करोड़ रुपये। अब फिर आपको यह भी बताना होगा कि 100 करोड़ रुपये कहां से आएगा, इसका प्रबंधन कैसे होगा। बोल नहीं रहे बेटा, 100 करोड़ तो थोड़ा कम ही दिख रहा है, कोई बहुत बड़ी राशि। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, 25-25, 30-30, 40-40 हजार करोड़ लग जाते हैं फैक्ट्री बनाने में। इतना पैसा है किसके पास? किसी के पास नहीं, किसी के पास नहीं, एक ही जने के पास है, तो देश की जनता के पास बहुत पैसा है, छितराया हुआ है। मैंने आपसे कहा ना कि 1-1 रुपया दे देना बेटा, 150 करोड़ रुपया हो जाए। बोल नहीं रहे। अब इस कंपनी को बताना होगा कि आप कैसे पैसा मैनेज करोगे। ठीक है, ध्यान से सुनना, समझ में सब आ जाएगा। तो इस कंपनी ने कहा कि ऐसा है ना सर कि 20 करोड़ रुपया तो हमारे पास है। कितना? 20 करोड़ रुपया हम रखते हैं, 20 करोड़ रुपया हम लगा देंगे, लेकिन 80 करोड़ रुपया हमको मार्केट से जुटाना होगा। कौन से मार्केट से? पूंजी बाजार से। क्लियर है बेटा? कैपिटल मार्केट से। कितना? 80 करोड़ रुपया। तो 80 करोड़ रुपया कैसे जुटाएंगे? अब ये कंपनी का शेयर जारी करेंगे। तो जब पहली पहली बार कोई कंपनी बनती है, फर्स्ट टाइम, तो जब कंपनी अपने शेयर को बनाती है तो चलो क्वांटिटी थोड़ी छोटी करते हैं, आपको समझने में आसानी होगी, हमें नहीं कोई परेशानी होगी। 100 करोड़ मत करो, 100 रुपया करो, है ना? तो मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझा पाऊंगा। क्लियर है?
अब उनसे पूछा जाएगा कि भैया ठीक है 20 रुपया आप लगा रहे हो, 80 रुपया कहाँ से लाओगे? तो बताएंगे 80 रुपया हम मार्केट से लेंगे, बाजार से लेंगे। तो कहें कैसे लेंगे? कहा शेयर जारी करेंगे। तो कहा थोड़ा डिटेल बताइए। कहा 80 शेयर जारी करेंगे 1-1 रुपए का। कितना शेयर जारी करेंगे? 80 शेयर जारी करेंगे 1-1 रुपए का, और वो अगर बिक जाएगा तो 80 रुपया आ जाएगा, हाँ या ना? तो 80 रुपया आपका, 20 रुपया हमारा, 100 रुपया मैनेज हो जाएगा, फैक्ट्री बन जाएगी। 80 रुपए कहां से भैया? बाजार से। एक बात ध्यान रखना, सिर्फ 80 रुपया, 81 रुपया भी नहीं, 82 रुपया भी नहीं, सिर्फ 80 रुपया आपको वसूलना। तो ये जो 80 रुपए का शेयर आ रहा है, अभी कंपनी बन गई? अरे भैया पैसा आएगा तब ना बनेगी, अभी कहां बनी? अभी तो प्रोग्राम बना है, अभी तो योजना बनी है। 80 रुपया हमारे पास आ जाएगा, 20 रुपया हम लगाएंगे, तब ना फैक्ट्री बनेगी, तब ना उत्पादन होगा, तब ना कोई काम होगा। अभी तो फैक्ट्री बनने जा रही है, बोल नहीं रहे। तो अभी फैक्ट्री बनी नहीं है, 80 रुपया आ जाएगा तब ना बनेगी, बोल नहीं रहे। तो ये पहली बार शेयर मार्केट में बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं कि भाई हमको बिकना है और कोई खरीद ले। इसको हम लोग कहते हैं आईपीओ। क्या कहते हैं बेटा? आईपीओ। होता है ये शेयर ही, लेकिन वह शेयर जो पहली बार बाजार में बिकने के लिए आया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? आईपीओ। आईपीओ माने इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्लियर है बेटा? अब ध्यान से सुनना। मान लीजिए कि देश में 80 लोगों ने, अब जो भी 80 हो, या एक ही आदमी पूरा खरीद ले 80, क्या दिक्कत है? ये पैसा आ गया कंपनी के नाम पे, फंड में आ गया। कितना? 100 रुपया, कंपनी बने। कंपनी के पास 20 रुपए का शेयर है, बोल नहीं रहे। अरे 20 रुपए का मतलब क्या? 20 शेयर है, और 80 शेयर किसके पास है? लोगों के पास है, बोल नहीं रहे। तो अब ये जो पैसा गया वो किसके पास गया? कंपनी के पास गया, बोल नहीं रहे। अब हमने शेयर खरीद लिया, कंपनी बन गई। अब उस कंपनी पे 80% का मालिकाना हक हमारा है, हाँ या ना? अब जाहिर सी बात है कि ये कई लोगों में बटा होगा। भाई अमाउंट हम छोटा लिखे हैं जानबूझ के, आपको समझ में आ जाए। तो जिसके पास 20% की भागीदारी है, उसके पास सबसे अधिक भागीदारी है, बोल नहीं रहा। कोई 1 शेयर खरीदा, कोई 2 शेयर खरीदा, कोई 3 खरीदा, ऐसे ऐसे करके। तो शेयर मेरे पास आ गया, पैसा मेरा कहाँ चला गया? कंपनी के पास। कंपनी बने, कंपनी बहुत बढ़िया बन गई, कंपनी का उत्पादन मार्केट में कोहराम मचा दिया, कंपनी की डिमांड बढ़ गई। अब लोग ढूंढ रहे हैं कि उसका शेयर हमको भी खरीदना, बड़ी अच्छी कंपनी लग रही है, बोल नहीं रहे हैं। वो शेयर अब कहाँ है? मार्केट में तो है नहीं। वो शेयर या तो हमारे पास है, या तो कंपनी के मालिकों के पास है। तो जाहिर सी बात है, हमसे संपर्क करिए। जो शेयर हम खरीद के रखे हुए हैं, आप हमसे संपर्क करिए, बोल नहीं रहे हैं। तो इसका भी एक बाजार होगा जहां खरीदे हुए शेयरों को बेचा जाता है, इसको कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो शेयर मार्केट जो होता है, पुरानी प्रतिभूतियों का बाजार होता है। ये पुराने शेयरों का बाजार होता है जो एक बार बिक चुके हैं। और जब पहली बार शेयर मार्केट में बिकने के लिए आता है, वो शेयर मार्केट से नहीं बिकता, वो सीधा सीधा आपका और कंपनी का रिश्ता होता है। उसमें कहीं कोई चौलिया बिचौलिया नहीं होता। और यहां इसीलिए आपको एडवांस डीडी बना के भेजना पड़ता है, या आजकल तो दुनिया भर के ई ट्रांसफर के फॉर्मेट हैं, उसके हिसाब से भेजना पड़ेगा। यानी यहां पहला पैसा भेजना पड़ेगा, फिर कंपनी आपको शेयर अलॉट करेगी, यानी आईपीओ अलॉट करेगी, नहीं करेगी वो बात की बात है।
लेकिन वो पैसा सीधे सीधे कहाँ चला आया? कंपनी के लिए चला आया। क्लियर है? अब जैसे मान लो ये मार्कर एक शेयर है, हम मान लेते हैं कि एक शेयर मैंने खरीद लिया कंपनी से 100 रुपए का। ये 100 रुपया किसके पास चला गया? कंपनी के पास। मेरे पास ये शेयर आ गया। अब कंपनी बन गई, कंपनी चलने लगी, लोगों के अंदर बड़ी उत्सुकता हो गई कि हमारे पास भी कंपनी का शेयर होता तो हमारा भी लाभ बढ़ता। अब लोग पागल की तरह से शेयर ढूंढ रहे हैं। अब ये शेयर कहाँ मिलेगा? अब ये शेयर मिलेगा सेकेंडरी मार्केट में, शेयर मार्केट में। बेचने वाले अपनी बोली लगा देंगे, खरीदने वाले अपनी बोली लगा देंगे। बेचने वाले अपना रेट बता देंगे, भैया इतने पे बेचेंगे। खरीदने वाले अपना, ध्यान से सुनो बेटा, खरीदने वाले अपना रेट लगा देंगे कि हम इतने पे खरीदेंगे। और यहां पूरी तरह से डिमांड एंड सप्लाई का नियम लागू होता है। अगर खरीदने वाले ज्यादा हो गए, बेचने वाले अगर कम हो गए, तो शेयर ऊपर की ओर बढ़ेगा। तब वो लाइन दिखेगी ग्रीन। कभी देखा है कंप्यूटर वम्प्यूटर पे दिखाते हैं ना, वो पट्टी पट्टी लाइन दिखती है, कोई रेड दिखती है, कोई ग्रीन दिखती है, ऐसा देखा है? तो ग्रीन लाइट का मतलब ये होता है कि बेचने वाले कम है, खरीदने वाले ज्यादा हैं, शेयर ऊपर जा रहा है। और रेड लाइट जैसी पट्टी दिख जाएगी, माने अब बेचने वाले ज्यादा हो गए, खरीदने वाले कम हो गए, शेयर की कीमत, वो डिमांड एंड सप्लाई का नियम चलता है। वो समझ में आया? प्राथमिक मार्केट उसको कहते हैं जिसमें नई प्रतिभूतियों का बाजार होता है। पहली पहली बार, फर्स्ट टाइम जो शेयर बिकने के लिए तैयार होते हैं, और इसका पैसा सीधे सीधे काम आता है किसके? कंपनी के। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में जो शेयर बिकता है उसका एक ढेला कंपनी को नहीं मिलता। अरे भैया, हमने शेयर खरीद लिया, पैसा आपको मैंने दे दिया, अब मैं इस शेयर को किसको बेचूं ना बेचूं, इससे आपसे क्या लेना देना है? हमने दुकान से मार्कर खरीद लिया, 30 रुपया 50 रुपया आपको पेमेंट कर दिया। अब इस मार्केट को हथौड़ी से तोड़ें, इस मार्केट से बोर्ड पे लिखें, इस मार्केट से किसी के टी शर्ट पे लिख दें, आपसे क्या लेना देना? और कोई कह रहा है कि बड़ा अच्छा लिख रहा है, हमको देंगे आप? हम कहा हाँ। कितने का? हमको 500 का। आप कहेंगे थोड़ा महंगा दिख रहा है, थोड़ा कम कर देंगे। हम कहा बिल्कुल कर देंगे, 400 में ले लो। तो अब बताइए कि अगर मैंने 400 में उसको बेच दिया, मैंने 50 में खरीदा था, तो वो पैसा जो मिला 350 जो सरप्लस मिला, वो किसकी पॉकेट में जाएगा? हाँ, दुकान वाले को दे आएंगे, है ना? अरे आप ही क्या से तो खरीदे थे, 500 में बिक गया तो आप ले लीजिए, एक ढेला नहीं देंगे। तो ध्यान रखना, प्राइमरी मार्केट का जो पैसा है वो सीधे कंपनी को जाता है, लेकिन द्वितीयक मार्केट के पैसे से कंपनी का कोई लेना देना नहीं होता, उसका एक ढेला कंपनी को नहीं मिलता। वो आनंद कौन लेता है? जिसके पास शेयर होता है ना बेटा? तो थोड़ा लिख लिया जाए बेटा। पहला लिखें प्राथमिक बाजार, प्राइमरी मार्केट। पहला क्या है बेटा? प्राथमिक बाजार, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट। लिखे, यह नई प्रतिभूतियों का बाजार है। क्या है बेटा? नई प्रतिभूतियों का, प्रतिभूति माने सिक्योरिटीज कहा जाता है इसे। यह नई प्रतिभूतियों का बाजार है। नई प्रतिभूति माने बेटा पहली पहली बार जब कोई सिक्योरिटी मार्केट में बिकने के लिए आती है, फर्स्ट टाइम पहली सेलिंग हो रही है ना बेटा? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नई प्रतिभूति। ठीक है, बिकने के लिए मार्केट में आती है, बाजार में आती है, तो इसे आईपीओ कहा जाता है। सेंटेंस बना लो बेटा ठीक से। आती है तो इसे क्या कहा जाता है बेटा? आईपीओ। पूरा नाम जरूर लिख लीजिएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, इसका पैसा सीधे कंपनी को प्राप्त होता है, बदले में ग्राहक को सिक्योरिटीज प्राप्त होती है।
बदले में ग्राहक को क्या बेटा, सिक्योरिटीज प्राप्त होती है। सिक्योरिटी माने आईपीओ प्राप्त होता है। समझ पा रहे हैं बेटा? जब कुछ न समझ में आए तो बस एक बात दिमाग में बैठाओ, यह नई प्रतिभूति का बाजार है, वह पुरानी प्रतिभूति। अगर कुछ भी न पल्ले पड़े तो इतना दिमाग में सेट कर लो कि प्राथमिक बाजार मतलब नई प्रतिभूतियों का बाजार है, और सेकेंडरी मार्केट यानी शेयर मार्केट जो होता है वो नई प्रतिभूतियां नहीं होती, वो पुराने शेयर होते हैं जो इनके हाथ से उनके हाथ, उनके हाथ से उनके हाथ, उनके हाथ से उनके हाथ घूमते रहते हैं। एक ही दिन में 20 हाथों में जा सकते हैं। और शेयर मार्केट की एक बड़ी खूबसूरत स्थिति है बेटा, कि अगर आपके पॉकेट में एक ढेला नहीं है तो भी अरबपति हो सकते हैं बिना एक चवन्नी लगाए। आप कहेंगे फिर लोग काहे नहीं हो रहे हैं सर? हाँ, लोग हो रहे हैं, आप नहीं हो रहे हैं, लोग तो हो ही रहे हैं। हम बताएंगे अभी तरीका कि आप कैसे अरबपति बन जाएं बिना एक पैसा लगाए। तो मैं तो सोच रहा हूं फिर ये आप सिविल को पढ़ाना उड़ाना छोड़ के यही मंच पे जा जाके लोगों को बताया जाए, है ना? हाँ, नहीं तो अरबपति होने की संभावना जितनी है उससे ज्यादा संभावना भिखमंगा होने की भी है। तो रिस्क दोनों तरफ है, तो सोच समझ के अभी हम बता रहे हैं, आप करके देख लीजिएगा। मेरी तो नहीं हिम्मत है, आपकी हिम्मत होगी तो आप करिएगा, है ना? 12 लिख लो बेटा। दूसरा, ये पूरा हो गया सेंटेंस ना बेटा? ये नई प्रतिभूतियों का बाजार है जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, आईपीओ कहते हैं। और इसका धन सीधे किसको प्राप्त होता है? कंपनी को, और बदले में आपको सिक्योरिटीज प्राप्त हो जाए। क्लियर है बेटा? इसमें कोई चौलिया बिचौलिया नहीं होता, और इसका पैसा सीधे कंपनी को जाता है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरा लिखो बेटा, शेयर मार्केट, शेयर बाजार या द्वितीयक बाजार। तो ध्यान रखना, शेयर बाजार को ही हम लोग द्वितीयक बाजार कहते हैं। ये बंबई स्टॉक एक्सचेंज जो आपको रोज टीवी पे दिखता है, एनएससी, बीएससी, सेंसेक्स, निफ्टी, फलाना ढमाका, आज देखेंगे सभी सब है क्या बवाल। तो ये जो पैसा होता है ना बेटा, इससे कंपनी से कोई लेना देना नहीं। अरे थोड़ा बेटा मेरी ओर देखो, बड़ा गंभीर मामला है, इसलिए मैं थोड़ा सा रुक रुक के बात कर रहा हूं। फिर किसी कंपनी का शेयर बढ़े घट जाए, उसे कंपनी की सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? आपसे पूछ रहे हैं। जब उस पैसे से कंपनी का कोई लेना ही देना नहीं है, तो एक शेयर कंपनी ने 10 रुपए का बेचा, वो 1,000 का हो जाए, वो 50 पैसे का हो जाए, जब इसका इम्पैक्ट कंपनी पर पड़ता ही नहीं है तो फिर इन चीजों का मतलब क्या? अरे हम तो बेच के निकल लिए, अब वो बढ़े घटे आप झेलो। शहर में एक आपने जमीन खरीद लिया महंगे रेट पर, कल को उसका रेट घट के कौड़ी के 3 हो जाए तो बेचने वाले से क्या लेना देना, तो बेच के निकल लिया। तो आप बताओगे किसका माने क्या? जब शेयर बढ़ता है तो अभी आप देखे थे अडानी के खिलाफ सब बवाल आया, तो अडानी के शेयर बहुत तेजी से गिर गए, देखा होगा टीवी पे आ रहा था। तो ये क्या है इशू? अच्छा एक चीज बताओ, ये मार्कर है मेरे पास, ये मार्कर 10 रुपए का हो जाए, ये मार्केट 10 करोड़ का हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे समझो, शहर में आपने एक प्लाट लिया, उस प्लाट पे आपने बढ़िया घर बनवा लिया, आप उस पर रहने लगे। अब वो प्लाट 10 करोड़ का हो जाए, वो प्लाट 100 करोड़ का हो जाए, क्या फर्क पड़ता है उससे? फर्क तो तब पड़ता जब आप उसे बेचते, जब ये कंफर्म है कि इसे बेचना ही नहीं है, इसको रहने के लिए प्रयोग करना है, आपने प्यारा सा घर बनवा लिया, तो अब वो घर 1,000 करोड़ का हो जाए, रहने वाले थोड़ा सा इतरा इतरा के चलेंगे घर में, है ना? ये 100 करोड़ का घर है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके जीवन पर। लेकिन एक फर्क पड़ता है, अनुभूति पर, फीलिंग पर।
क्योंकि आपको हमेशा लगेगा कि अरे यार, इस घर में जो मैं रहता हूँ ये मेरा घर 100 करोड़ का है, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति पे इसका कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। हो सकता है कि 100 करोड़ के घर में हो, बिना खाना खाए सोना पड़े। 100 करोड़ का घर खाना थोड़ी दे देगा। तो शेयर मार्केट भी ऐसा ही है। कंपनी का शेयर बढ़ जाए, कंपनी का शेयर घट जाए, इससे कंपनी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अनुभूति का फर्क पड़ता है। अब एक चीज बताइए, 1 रुपए का शेयर अगर 50 रुपए का हो गया तो कंपनी की वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगी ना? बोल नहीं रहे। तो अभी तो 100 रुपए की वैल्यू थी ना कंपनी की। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अगर कंपनी का एक शेयर 1,000 रुपए का हो गया तो कंपनी की जो नेट वैल्यू है, कीमत है, वो तो मुझे लगता है कि अब हो गई, अरे पूरा 100 और गुणे 1,000। अब कंपनी की वैल्यू 1 लाख की हो गई ना। कंपनी बिक नहीं रही है, कंपनी बिकने नहीं जा रही है, लेकिन कंपनी की वैल्यू है वो 1 लाख की हो गई ना। और थी कितने की? 100 रुपए। तो कंपनी की वैल्यू इनहेंस हो जाती है। हाँ, बाई द वे अगर कंपनी को बेचना भी है तो बिक जाएगी। बाई द वे हमें किसी मुसीबत में अपना घर बेचना ही हो जमीन के साथ तो बेच देंगे। अरे 1 लाख नहीं तो 70,000 से मिल ही जाएगा। तो डायरेक्ट इससे फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन एक वैल्यू आपकी इनहेंस हो जाती है। औकात जिसको कहते हैं ना, वो औकात बढ़ जाती है कंपनी। और इसलिए कंपनियां चाहती हैं कि भाई उनका शेयर बढ़े, घटने से उनको क्या मिलने वाला है। क्लियर है बेटा? लिखो, यह पुरानी प्रतिभूतियों का बाजार है। यह क्या है बेटा? पुरानी प्रतिभूतियों का बाजार है। टॉपिक थोड़ा बड़ा है बेटा, तो आराम आराम से बात करेंगे, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा आप लोगों का सिस्टम। यह पुरानी प्रतिभूतियों का बाजार है। प्रोसेस क्या है बेटा, थोड़ा सुन लो, फिर उसी को शब्दों में लिखा देंगे। जब सारे आईपीओ बिक जाते हैं, शेयर सारा बिक गया, तो ये प्राइमरी मार्केट का फंक्शन समाप्त हुआ। अब क्या होता है, शेयर मार्केट में इस कंपनी का नाम लिखाया जाता है, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है लिस्टिंग करना। तो शेयर मार्केट में अब ये कंपनी अपना नाम लिखा देती, क्योंकि शेयर अब लोगों के हाथ में चले गए, पैसा कंपनी को आ गया। अब सेकेंडरी मार्केट में उस कंपनी का नाम लिखा जाएगा। एक प्रक्रिया होती, कभी आपने देखा होगा, एक घंटा बजाते हैं, नौटंकी है एक तो, लेकिन ये मान लिया जाता है कि कंपनी को हमने लिस्ट करा दिया। अब स्क्रीन पे उसका शेयर दिखेगा। आईपीओ से जब आपने शेयर खरीदा है तो स्क्रीन से नहीं खरीदा है, वो आपका डायरेक्ट कंपनी के साथ बातचीत हुई, नेगोशिएट हुई। अखबारों में आईपीओ का विज्ञापन जारी होता है, टीवी पे आईपीओ का विज्ञापन जारी होता है, आजकल सोशल मीडिया में आईपीओ का विज्ञापन आता है, तो आईपीओ खरीद लीजिए, कंपनी बनने जा रही है। तो वो सीधे आपका और कंपनी का मामला होता है। आप आईपीओ कभी भी शेयर मार्केट से नहीं खरीद सकते, क्योंकि शेयर मार्केट में जो खरीदे हुए आईपीओ हैं वो बिकते हैं, और उसकी कोई लिमिट नहीं है। एक ही दिन में 20 बार खरीदिए, 20 बार बेचिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो कुल मिला जुला के आप कह सकते हैं कि शेयर मार्केट पुरानी प्रतिभूतियों का बाजार है। अरे स्क्रीन पे आपका नाम दिखेगा तब तो बेचोगे, खरीदोगे। तो जब आईपीओ पूरा बिक जाता है, स्टॉक मार्केट में उसकी लिस्टिंग करा दी जाती है, तब स्क्रीन पे वो दिखेगा। कोई खरीदना चाहेगा, एंटर करेगा तो वो दिख जाएगा, रेट वेट क्या क्या है सब दिख जाएगा। क्लियर है बेटा? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्वितीयक बाजार। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि द्वितीयक बाजार पुरानी प्रतिभूतियों का बाजार है, जहां पुरानी प्रतिभूतियों की, पुराने शेयरों की, पुराने स्टॉक की खरीद बिक्री होती है। क्लियर है बेटा? यही लिखा है ना, बाजार है जहां पुरानी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री की जाती है। जब कंपनी के सभी आईपीओ बिक जाते हैं तो
इसे स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग करा ली जाती है। क्या करा ली जाती है बेटा? लिस्टिंग करा ली जाती है। प्रतिभूति धारक, सिक्योरिटी होल्डर, अब द्वितीयक बाजार में अपनी प्रतिभूतियों को बेच सकता है। प्रतिभूति माने शेयर बेटा। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बोला था, आपने ध्यान दिया कि नहीं, वो जरा सा देख लो बेटा, मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एक शब्द हमने बोला था, पता नहीं आपने ध्यान से सुना कि नहीं। प्राइमरी मार्केट में बिचौलिया नहीं होता, यानी जो हमारा प्राथमिक बाजार है, इसमें ग्राहक और कंपनी के बीच का रिश्ता है, यानी जो सिक्योरिटी खरीद रहा है वो कंपनी के बीच का मामला है। कभी कभी ये जो व्यापार होता है ना, किसी बैंक के माध्यम से कर लिया जाता है, लेकिन ये रिश्ता डायरेक्ट होता है और इसमें पहले भुगतान करना होता है, बाद में आपको स्टॉक मिले ना मिले। स्टॉक मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो आपका पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। क्लियर है बेटा? अब आइए द्वितीयक बाजार। तो ये क्या है बेटा? पुरानी प्रतिभूतियों का बाजार। अब यहां दोनों तरफ ग्राहक हैं, खरीदने बेचने वाले सब आमने सामने हैं, बोल नहीं रहे बेटा। अब यहां की समस्या यह है कि सारी जो ट्रेडिंग होती है वो ई फॉर्मेट में होती है। कंप्यूटर का एक बटन दबाया, शेयर आपने खरीद लिया, तब ऑनलाइन चलता रहता है। अब एक चीज बताइए, यहां एक धोखा तो हो सकता है कि मैंने टाटा स्टील का 1000 शेयर खरीद लिया और एक शेयर 100 रुपए का था। तो अब जिसने ये शेयर बेचा होगा, कोई बेचा होगा तब ना आपने खरीदा होगा। मैंने कहा ना, ये पुरानी प्रतिभूतियों का बाजार है, यहाँ कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। किसी के पास टाटा स्टील का 100 शेयर रहा होगा, उसने रेट लगाया होगा, आपने 100 रुपए में उसको खरीदा होगा। अब आपके पास आ गया शेयर और उस आदमी को चाहिए पैसा। कितना? 1 लाख रुपया। कौन देगा? अरे जो खरीदा है वो देगा। और खरीदने वाला कह दे कि हम तो मजाक में खरीद लिया, ऐसे ही बटन दबा दिया। देखो, मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो। जब ये सब सारा मामला ऑनलाइन हो रहा है, इसमें तो भारत है ना भैया, महान देश है। कहते ना हम तो मजाक मजाक में दबा दिए थे, देखे खरीदा पाता है कि नहीं। ऐसे चलेगा शेयर मार्केट। इसलिए यहां रखा जाता है एक बिचौलिया। किसमें बिचौलिया होते हैं बेटा? प्राइमरी मार्केट में ना। किसमें होते हैं? सेकेंडरी मार्केट में एक होता है बिचौलिया, और उस बिचौलिया का नाम होता है दलाल। बड़ा खराब शब्द है, सुनना उन्ना लोग पसंद नहीं करते, लेकिन शेयर मार्केट में ये नाम बहुत बड़ा नाम है। और किसी को अगर ये बोला जाए कि ये शेयर मार्केट का दलाल है, तो उसकी कॉलर तो थोड़ी ऊंची हो ही जाती है। तो उसको दलाल अच्छा नहीं बोला जाता है, एक अच्छा सा शब्द अंग्रेजी में गढ़ लिया गया है, शेयर ब्रोकर। क्या कहते हैं बेटा? शेयर ब्रोकर या खाली ब्रोकर कहा जाता है। हर्षद मेहता का नाम सुना होगा, पिक्चर उक्चर भी आ गई है। तो हर्षद मेहता क्या था? ब्रोकर था, बिचौलिया था। अब बिचौलिए की भूमिका जरा समझ लें। यानी यहां द्वितीयक मार्केट में क्या होता है बेटा? एक तरफ खरीदने वाला और एक तरफ बेचने वाला। बोल नहीं रहे। तो इस बाजार में एक तरफ ग्राहक है, बोल नहीं रहे बेटा, एक तरफ बाजार है। कौन बाजार?
शेयर बाजार। अब ग्राहक शेयर बाजार से सीधे कनेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां रिस्क हो सकता है। कहते हैं हम शाम को थोड़ा ड्रिंक व्रिंक कर लिए थे, उसी बटन दबा दिए, अब क्या बताएं, हमारा पैसा ही नहीं है, क्या करोगे? फांसी पर टांगोगे किसी को? नहीं। तो इसके बीच में एक रखा जाएगा ब्रोकर। इसका नाम क्या होगा बेटा? शेयर ब्रोकर या शेयर दलाल। हम दलाल लिख दें ना, ठीक। हाँ, एक होगा कौन बेटा? दलाल। अब सारा काम वाया होगा, इलेक्ट्रॉनिक ही होगा, लेकिन वाया होगा। आप स्टॉक मार्केट से सीधे शेयर नहीं खरीद सकते, आपका दलाल आपके लिए खरीदेगा। कहीं कोई बेटा असमंजस की स्थिति हो तो मुझसे बात करो। शेयर मार्केट में शेयर आप सीधे नहीं खरीदेंगे। आप मार्केट से कोई सामान सीधे नहीं खरीदेंगे, पहले आप पापा को बोलेंगे, पापा खरीदेंगे। बोल नहीं रहे। तो शेयर मार्केट से आप सीधे शेयर आप ही खरीदोगे, बट डायरेक्ट नहीं खरीदोगे। आपकी ओर से कोई खरीदेगा, आपके नाम से कोई खरीदेगा, लेकिन आप नहीं खरीदेंगे। और जो आपके नाम से खरीदेगा उसका नाम होगा दलाल, वो होगा ब्रोकर। अब ब्रोकर कैसे बनना है ब्रोकर? क्या पढ़ाई लिखाई करो, चलो ब्रोकर बन जाते हैं, बता रहे हैं हम उपाय। आपके पास कम से कम 400-500 करोड़ रुपए होने चाहिए। 1000 करोड़ हो तो और बढ़िया है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े ब्रोकर हैं बेटा भारत में, जिनकी 5-5 हजार, 10-10 हजार, 20-20 हजार करोड़ रुपए है। ये ब्रोकर क्या करते हैं? अपना पैसा स्टॉक मार्केट में जमा कर देते हैं। कहाँ बेटा? स्टॉक मार्केट में ब्रोकर अपनी सिक्योरिटी जमा कर देता है, सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कर देता है। जैसे मान लीजिए किसी शेयर ब्रोकर ने 10 करोड़ की सिक्योरिटी जमा कर दी, अब वो अपने ग्राहक के लिए 10 करोड़ का शेयर खरीद सकता है। नहीं समझ पा रहे बेटा? अगर किसी ब्रोकर ने 100 करोड़ रुपया डिपॉजिट कर दिया, कहां? शेयर मार्केट में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, अब अपने ग्राहकों के लिए 100 करोड़ का शेयर खरीद सकता है। जानते हो क्यों? अगर ग्राहक ने आपको नहीं दिया तो आप और ग्राहक समझते रहिएगा, हम तो इधर काट लेंगे आपका पैसा, क्योंकि वो उधारी पर नहीं चलने वाला धंधा है। अरे ग्राहक तो दिया ही नहीं, ये सब कुछ नहीं, पहले अपनी सिक्योरिटी जमा कर लो। और अगर 100 करोड़ आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट किया तो आपका दलाल आपकी ओर से या किसी की ओर से 100 करोड़ रुपए तक का शेयर खरीद सकता है। और अगर क्लाइंट ने पेमेंट नहीं किया तो पैसा कटेगा दलाल का। बोल नहीं रहे, क्योंकि तुम ही लेके आए थे ना, गारंटर तुम ही थे ना, तो इसलिए रिस्क नहीं होता शेयर मार्केट में। अगर कोई क्लाइंट पेमेंट करने में देर वगैरह करता है तो पैसा वहां जमा है किसका? शेयर ब्रोकर का, उसके पैसे से हिसाब किताब हो जाता है। बोल नहीं रहे। अब आप कहेंगे अरे बेटा सोच लो कितना बड़ा रिस्क लेता है। आप फोन करते हो अपने ब्रोकर को, ब्रोकर बहुत तमीज से बात करता है, हाँ सर, यस सर, जी सर, और फोन करके मिलाते हो, कहते हो 100 शेयर खरीद लो। कहा जी सर अभी खरीद लिया। खरीद लिया, अब खरीद तो लिया, और मान लीजिए 10,000 का शेयर है, जैसे 10,000 का शेयर तो खरीद लिया, इसको पेमेंट भी तो करना है। फिर ही आपको फोन करेगा, सर पेमेंट। सर कहेंगे थोड़ा धैर्य रखो यार, तो नाक में दम कर दियो भाई, परसों ले लेना चेक आके, या परसों ट्रांसफर कर देंगे। तो परसों तक जिसने शेयर बेचा था वो इंतजार करेगा, उसको शेयर का पैसा चाहिए तुरंत, तो पैसा किसका चला जाएगा? ब्रोकर का। ब्रोकर इंतजार कर लेगा कि परसों पैसा दे देंगे तो पैसा हमारे पास। ये दरिया दिली ब्रोकर क्यों दिखाए? मजा आप लीजिए मार्केट का, और सारा खतरा झेले वो। अरे कल को पलट जाओ आपके नहीं देंगे, क्या कर लेगा वो आपका? भारत में जान ही रहे कितने महान लोग हैं, जहां उनका कुछ फंसा नहीं है वहां निकल लेंगे, नहीं देंगे, जो करना है कर लो। क्या कर लेगा वो? फांसी पर टांग देगा। बोल नहीं रहे। ये बड़ा ये रिस्की मामला है बेटा,
और ये सारा मामला फोन पे सेटलमेंट होता है। या तो टर्मिनल पे आप खुद ही अपने सिस्टम लैपटॉप में कर लो या फोन से बात करो, तो रिस्की है ना बेटा। तो ब्रोकर सारा सॉकर जैसा होता है, वो बाजार और आपके बीच में सॉकर होता है जो झटकों को बर्दाश्त करता है। बोल नहीं रहे, ऐसा क्यों करेगा कोई? समाज सेवा के लिए, हाँ, प्रॉफिट के लिए। तो ये लेता है अपना प्रॉफिट, जिसको कहा जाता है ब्रोकरेज। हर खरीद और हर बिक्री पे ब्रोकरेज लेगा। शेयर आपकी ओर से खरीदेगा, बिल्कुल खरीदेगा, लेकिन उसमें वो ब्रोकरेज लेगा, उसका परसेंटेज निर्धारित है, बहुत कम है। जहां तक मुझे आइडिया था 0.5% या 0.05%, ऐसा कुछ, बहुत कम है उतना। वो हर खरीद आप खरीदोगे तो भी उसी के माध्यम से, और बेचोगे शेयर तो भी उसी के माध्यम। डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, क्योंकि शेयर मार्केट आपको नहीं जानता, शेयर मार्केट इसको जानता। बोल नहीं रहे, ये लेता है ब्रोकरेज। और अगर किसी ने 10,000 करोड़ मार्केट में लगाया है ना, तो एक दिन में कम से कम 3 से 4 करोड़ तो कमा ही लेगा ब्रोकरेज से। तब न कोई रिस्क लेता है, तब न बड़े प्यार से सर सर कह के बात कर रहे हैं कि आपकी ओर से अगर वो मार्केट से खरीदेगा बेचेगा तो उसको कुछ दलाली चाहिए ना। बोल नहीं रहे, अब खराब शब्द है दलाली, तो उसको बोला जाता है ब्रोकरेज, वो ब्रोकरेज लेता है। क्लियर है बेटा? एक बात। दूसरा कि शेयर हमने खरीदा तो क्या वो कुछ कागज वगज होता है, कुछ लिख के आ जाता है, या क्या होता है? कुछ आइडिया है? अरे भाई, हम शेयर खरीदे तो हमको कुछ दो ना, तब ना हमको मालूम चला कि हम कुछ खरीदे उरीदे। खरीद लिया और उधर से फोन आया, हाँ सर खरीद लिया। अरे पता नहीं खरीदा कि नहीं खरीदा, हम क्या जाने, मुंह जबानी थोड़ी काम होगा। तो ध्यान रखना, आजकल जो शेयर है वो फिजिकल फॉर्मेट में नहीं होता, ई फॉर्मेट में होता है। क्लियर है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होता है। जैसे कभी कभी आपने देखा, अपना अकाउंट चेक करते हो तो अमाउंट दिखा था आपके अकाउंट में, किस फॉर्मेट में? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। और चाहें तो ई फॉर्मेट में उड़ भी जाए। बोल नहीं रहे बेटा, तो कहें मेरा नाम और फोन नंबर दीजिए, अमाउंट भरिए और गूगल पे क्लिक करके देखिए, वो सारा पैसा भाग आएगा मेरे अकाउंट में। लेकिन किस फॉर्मेट में? ई फॉर्मेट। तो ध्यान रखना, आज की डेट में जो शेयर होते हैं बेटा, ई फॉर्मेट में होते हैं। इसलिए इसके लिए एक खाते की जरूरत होती है, एक अकाउंट की जरूरत होती है। उस खाते का नाम होता है डीमैट अकाउंट। क्या नाम होता है बेटा? डीमैट। पूरा नाम है इसका डीमेटेरियलाइज्ड, यानी मटेरियल फॉर्मेट में नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होगा। वो ठीक वैसे ही काम करता है जैसे बैंक का अकाउंट काम करता है। बैंक के खाते में आप पैसा जमा करते हो, हाँ या ना? बैंक के खाते से पैसा निकाल सकते हो, कौन? कोई भी जाके जो जमा किया है, हाँ, जिसका खाता है, जमा कोई भी कर ले। किसी के खाते में कोई भी पैसा जमा कर सकता है, ये आपको मालूम है? ना मालूम हो तो प्रैक्टिकल करो। मैं अपना अकाउंट नंबर दे रहा हूं, जमा कर करके देखो। हाँ, किसके खाते में कोई भी पैसा जमा कर सकता है, लेकिन किसी के खाते से कोई निकाल नहीं सकता। तो ध्यान रखना, शेयर मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में या प्राथमिक मार्केट में तब तक आप शेयर नहीं खरीद सकते जब तक आपका एक खाता ना हो, एक अकाउंट ना हो। बैंक में पैसा तब तक नहीं जमा होगा जब तक बैंक में आपका अकाउंट ना हो। 20 लाख झोले में लेके घूम रहे हैं बैंक वाले, जमा कर लो, जमा कहाँ जमा करेंगे? खाता है नहीं है तो भी जमा ऐसे जमा होता है? आपका अकाउंट होना चाहिए ना। तो शेयर मार्केट में शेयर खरीदने के लिए या आईपीओ खरीदने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है, सारी डिटेल वगैरह लगती है। हाँ, बैंक के आपके अकाउंट की फोटोकॉपी भी लग जाती है, सब उसमें लग जाती है। अब जब आप शेयर खरीदोगे और जब आप पेमेंट कर दोगे
तो अब आपको डीमेट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में वो शेयर दिखेगा, बोल रही है, नाम भी दिखेगा, शेयर की संख्या भी दिखेगा, है ना। फिर खरीदोगे आपका, फिर आपने पेमेंट कर दी। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, आपके डीमेट अकाउंट को ये नियंत्रित करता रहता, शेयर खरीद लिया आपके कहने से इसने, लेकिन ये आपका शेयर तब तक आपके डीमेट अकाउंट को नहीं भेजेगा जब तक आपने खरीदी गई शेयर का भुगतान ना कर दिया। ये अपने पैसे से खरीद लिया, इसमें कोई शक नहीं है, आप भी मान रहे हो आपने खरीद लिया है, लेकिन जब आप इसको पेमेंट कर दोगे अपने शेयर का, वो 2 दिन 3 दिन जब भी करोगे, तब वो आपके शेयर को आपके डीमेट में ट्रांसफर कर देगा। क्यों? क्योंकि डीमेट में जब चला जाएगा तो कोई माई का लाल नहीं बेच सकता, उसे सिर्फ और सिर्फ आप बेच सकते हैं। तो वो डीमेट में इसलिए नहीं भेजता कि अगर पेमेंट वगैरह नहीं किया आपने तो आपका शेयर बेच देंगे, पैसा कमा लेंगे, वसूल लेंगे, लेकिन अगर डीमेट में भेज दिया तो बिना आपकी अनुमति के वो शेयर नहीं बेच सकता। तो समझ में आया पूरा प्रोसेस। शेयर मार्केट में जाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, वो बैंक अकाउंट जैसा होता है, डिजिट ही होती है। शेयर खरीदोगे, पेमेंट करोगे, आपका ब्रोकर आपका शेयर आपके डीमेट अकाउंट में भेज देगा, जरूर भेज देगा, और नहीं भेजेगा तो इसके नियंत्रण करने वाले लोग हैं, सेबी वगैरह है, इस पर निगहबानी करते हैं। तो थोड़ा सा लिख लो बेटा, डीमेट अकाउंट, डीमेट, DEMAT, डीमेट, DEMAT, सॉरी, DEMAT, डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट क्या होता है बेटा, थोड़ा इसके बारे में लिखना पड़ेगा, लिखें। 1996 में NSDL, कैपिटल में लिखिएगा, 1996 में NSDL, पूरा नाम लिख लीजिएगा, अभी हम बोल रहे हैं NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, तथा CDSL, इसका पूरा नाम जरूर लिखो, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड की स्थापना की गई। सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से डीमेट अकाउंट खोला जा सकता है। जैसे खाता बैंक में खोलते हैं ना बेटा, तो डीमेट अकाउंट आपका NSDL या CDSL में खुलेगा, ठीक है। तथा प्रतिभूति को डीमेटेरियलाइज्ड रूप में, अब इसकी हिंदी बड़ा मुश्किल है मेरे पास, डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में जमा की जाए। क्लियर है बेटा? यानी आपके सारे शेयर वहां जाके जमा होंगे। तो 2 लिमिटेड है बेटा, NSDL, या तो वहां डीमेट खोल लो या तो CDSL में खोल लो, दोनों भारत सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं, तो कहीं कोई रिस्क नहीं है। क्लियर बेटा? जैसे बैंक में खाता खोल के पैसा जमा करते हो, कोई रिस्क नहीं महसूस होता, वैसे ही CDSL NSDL में आप खाता खोलो, डीमेट खाता, और वहां अपना शेयर जमा करो, कोई रिस्क नहीं है। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े, पैरा चेंज करें। भारत में 2 प्रमुख स्टॉक मार्केट है, भारत में 2 प्रमुख स्टॉक मार्केट है या सिक्योरिटी बाजार है। क्लियर बेटा? पहला BSE, BSE, BSE मत लिख लेना,
BSE पूरा नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। थोड़ा सा 2 लाइन बेटर लिखा जाए इसका इतिहास भूगोल। देखिए ब्रिटिश शासन काल में सन 1875 में इसकी स्थापना की गई। अरे अब 1875 में उन्हीं लोगों का शासन रहा होगा, बोल नहीं रहे बेटा। लिखें सन 1925 में बॉम्बे सिक्योरिटी एक्ट से इसे वैधानिकता दी गई। इसे वैधानिकता दी गई। हो गया बेटा। गणतंत्र होने के उपरांत सन 1957 में यह भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज यानी स्टॉक बाजार बना या शेयर बाजार बना। क्लियर है बेटा। तो भारत का पहला शेयर मार्केट कौन बना बेटा? BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर है। गणतंत्र होने की बात की घटना है। तो इसका एक सूचकांक है, इंडेक्स है, किसका? BSE का, जिसको हम लोग कहते हैं सेंसेक्स। तो सेंसेक्स क्या है बेटा? इसका एक इंडिकेटर है, एक सूचकांक है, जिससे ये पता चलता है कि मार्केट का क्या हाल है ना बेटा। सेंसेक्स हेडिंग बना लीजिए, 2 लाइन लिखना होगा। लिखें सेंसेक्स, यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है। थर्मामीटर कह लो, बैरोमीटर कह लो, है ना, जिससे ये हालचाल पता चलता है। यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का क्या बेटा? सूचकांक है, जिसकी स्थापना 1986 में की गई। लिखें सेंसेक्स में 30 कंपनियों के शेयर सूचीबद्ध होते हैं। तीस कंपनियों के शेयर क्या होते हैं बेटा? सूचीबद्ध होते हैं। इन्हीं के आधार पर सेंसेक्स का सूचकांक निर्धारित किया जाता है। सेंसेक्स का सूचकांक निर्धारित किया जाता है। थोड़ा सा बेटा सुनो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, टेक्निकल मामला है, तो थोड़ा सा सुन लीजिए। ये सेकेंडरी मार्केट है BSE, सारे लोग अपना शेयर का नाम वहां लिखा लें, खरीद बिक्री करें। तो उस मार्केट में हो क्या रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ये कैसे पता चले? इसके लिए इन लोगों ने 86 में एक सूचकांक बनाया, इंडिकेटर बनाया, और उसका क्या नाम रखा बेटा? सेंसेक्स। इसमें कितनी कंपनियां सूचीबद्ध थी? 30। ध्यान रखना BSE में कंपनियों की संख्या दसियों हजार है। इतनी कंपनियां कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जितनी कंपनी बनी सब वहां सूचीबद्ध हैं, लेकिन सिर्फ 30 कंपनियों के शेयर के आधार, वो ऐसे समझो ना कि चावल के एक दाने के हिसाब से पूरे चावल का अनुमान लगाते हैं ये पका कि नहीं। तो इसमें 30 कंपनियों के शेयर को छांट लिया गया और कहा गया कि इन्हीं 30 कंपनियों के शेयर में जो कुछ होगा
उतार होगा, चढ़ाव होगा, डिमांड होगी, नहीं होगी, उसी के आधार पर सेंसेक्स का सूचकांक निर्धारित होगा। जब आप रोज न्यूज में सुनते हैं कि आज सेंसेक्स 400 पॉइंट ऊपर चढ़ा, आज सेंसेक्स में भगदड़ हो गई, सुनते हो ना न्यूज में, तो इन्हीं 30 कंपनियों में क्या हालचाल हुआ, बस उसी का अनुमान बताया जाता है। आप कहेंगे इसी 30 कंपनी से सबका अनुमान लग जाता है। हाँ, लग तो जाता है, लेकिन हकीकत होती नहीं। कभी कभी सेंसेक्स नीचे जाता है तो कुछ कंपनियों के शेयर ऊपर जा रहे होते हैं जो इसमें लिस्टेड नहीं है, बोल नहीं रहे, लेकिन ओवरऑल ये मार्केट का रुझान देता है। तो 30 कौन कंपनियां होती? बिग कैपिटल वाली वो कंपनियां जिनका परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं भारत की, बिग कैपिटल वाली कंपनियां, उनको छांट लिया जाता है कि ये बड़ी कंपनियां हैं, प्रतिष्ठित कंपनियां हैं, ट्रैक रिकॉर्ड इनका बहुत बढ़िया है। उन्हीं 30 कंपनियों को बोला जाता है ब्लू चिप कंपनी। नाम सुना है? ब्लू चिप नाम सुना है? तो ऐसी कंपनी को बोला जाता है ब्लू माने वही नीला, तो ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। ये भी पूछा गया आपसे, ब्लू चिप कंपनी किसे कहा जाता है? ये 30 कंपनियां जो होंगी ना बेटा, इन्हीं को बोला जाएगा क्या? ब्लू चिप कंपनी। और ये कंपनियां बहुत शानदार होती हैं, इनकी कैपिटल बहुत बड़ी होती है, पुरानी कंपनियां होती हैं, इनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होती है। तो इन्हीं के उतार चढ़ाव के आधार पे हम लोग निर्धारित कर लेते हैं। एक और हमारे यहाँ मार्केट है बेटा, वो भी लिख लें, NSE। अगला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अब दो मार्केट हो गए हमारे यहाँ, दोनों जगह खरीद बिक्री कर सकते हैं आप। डीमैट अकाउंट है आपका तो कहीं से खरीदी बिक्री करिए। क्या लिखा बेटा? NSE। लेकिन इसकी स्थापना फेरवानी समिति के सुझाव पर, इसकी स्थापना फेरवानी समिति के सुझाव पर 1992 में किया गया। कब किया गया बेटा? 1992 में किया गया। इसकी स्थापना फेरवानी समिति के सुझाव पर 1992 में, 92 मतलब 92 में किया गया। ठीक है बेटा। इसने 1986 में अपना एक अलग सूचकांक निर्मित किया, जिसे NSE 50 ऐसे लिखिएगा, फिफ्टी का नाम दिया गया, जिसे NSE 50 का नाम दिया गया। ठीक है बेटा। 1998 में इसका नाम बदलकर, 1998 में, 1998 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया बेटा? निफ्टी 50। क्लियर है बेटा? तो आज की डेट में यही दो सूचकांक चल रहे हैं। कौन बेटा? सेंसेक्स और निफ्टी 50। टीवी देखोगे ऊपर नीचे दोनों लिखा मिलेगा। तो ये जो सूचकांक है ये BSE का सूचकांक है, और ये सूचकांक आज की डेट में NSE का सूचकांक है। इसमें कुल कितनी कंपनियां? 30। लिखाना पड़ता है, इसमें नहीं लिखाना पड़ता क्योंकि दिख ही रहा है आंख से। 50, इसको नाम ही दिया गया निफ्टी 50। ये 50 कंपनियों के परफॉर्मेंस के आधार पर इसका सूचकांक बनाया जाता है, इसे नाम रखा गया निफ्टी 50। और उन 50 कंपनियों को फिर बोला जाएगा क्या बेटा? ब्लू चिप कंपनी। बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाली जो कंपनियां हैं
उनको उसके अधीन रखा जाता है। लेकिन एक बात, जिनको रखा गया है वो जरूरी थोड़ी है कि परमानेंट रहे, हटाए भी जा सकते हैं क्योंकि परफॉर्मेंस के आधार पे है ना। तो ब्लू चिप कंपनियां जो भी होती हैं वो परमानेंट नहीं हो सकती, अमूमन परमानेंट रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने नाम लिखा लिया तो आप हमेशा रहोगे। जैसे मैं उदाहरण बताऊं, हमारे एक कंपनी थी सत्यम इन्फोटेक, किसी ने नाम सुना है? अच्छा, इन्फोसिस का नाम सुना है? कौन है? ऋषि सुनक का नाम सुना है? सुनक की पत्नी का नाम सुना है? अरे अभी तो आए थे। तो सुनक के ससुर का नाम पता है? नारायण कृष्णमूर्ति हैं। अब पैसे वाले हो गए, पैसे वाले थे थोड़ी, वो बेचारे अपनी मेहनत के दम पे, अपने परिश्रम के, उन्हीं की कंपनी का नाम है बेटा इन्फोसिस। तो उन्होंने कंपनी बनाया, मेहनत किया, दुनिया की बड़ी शानदार कंपनी, ऐसी कंपनी हमारे यहाँ रही। तो इन्फोसिस भी है बेटा ब्लू चिप कंपनी में। तो ऐसे उन्होंने एक कंपनी बनाया, रामालिंगम राजू ने, जिसका नाम रखा सत्यम इन्फोटेक। बहुत बड़ी कंपनी थी सॉफ्टवेयर की, कंपनी भी मटिया मेट हो गई और रामालिंगम राजू भी मटिया मेट हो गए, जेल में है आजकल। अभी गूगल से पूछ लेना, रामालिंगम राजू बहुत जीनियस पर्सन, एक गलती ने सब कुछ तबाह कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो कंपनी तो ब्लू चिप थी, अब रहेगी? सवाल ही नहीं। तो ब्लू चिप कंपनियां कोई परमानेंट नेचर की कंपनी नहीं होती है, लेकिन सामान्य रूप से वो परमानेंट रहती है। अपवाद बीच बीच में हो जाएंगे, परफॉर्मेंस उतार चढ़ाव वाला ज्यादा आपका दिखा तो हटा दिया जाएगा। क्लियर है? सौभाग्य से मैं उस दिन टर्मिनल पर बैठा था जिस दिन ये स्कैम पता चला। इन्फो ये सत्यम, अरे इस देश में इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली एकमात्र कंपनी थी सत्यम इन्फोटेक। उस जमाने में एकमात्र वही इंटरनेट का कनेक्शन देती थी इन्फोटेक। आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी कंपनी रही होगी। मैं उस दिन टर्मिनल पर बैठा था बेटा, मेरे देखते 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 10-15 मिनट के अंदर इसका शेयर 1200 से 5 रुपए पे आ गया, धड़ाधड़ ढह गया, पूरा शेयर मार्केट ही कोलैप्स हो गया और ये कंपनी खत्म हो गई। आप जरा बताइए, जिसके पास 1000-2000 शेयर रहा होगा वो तो अब मुझे लगता है कि 1000-2000 का हो गया है ना। अगर 5 रुपए 6 रुपए शेयर के मार्क खत्म हो गई सारी कंपनी। तो अब मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो ब्लू चिप कंपनी है वो आपकी परफॉर्मेंस पे ब्लू चिप बने हुए हैं, आपकी परफॉर्मेंस गड़बड़ होगी तो हटा। तो लिखना चाहो तो लिख लो बेटा, ब्लू चिप कंपनी, ब्लू चिप हिंदी में लिखें, भूल भाल जाएंगे ना। ब्लू चिप कंपनी। शेयर बाजार की वे कंपनी जो बड़े पूंजी आधार की होती है, इनको बिग कैपिटल कहा जाता है। इनके शेयरों की मांग अधिक होती है, तथा इनका प्रदर्शन भी अच्छा होता है। ठीक है बेटा। अब एक हेडिंग बना के छोड़ दो, कल के लिए याद रहे, कल मतलब अगले लेक्चर के लिए याद रहेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलेंगे बेटा, दोनों लिखिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा उसके आगे लिख जरूर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, फ्रिक्वेंटली पूछा गया है। बुल एंड बियर, बुल बैल वाला, एंड बियर भालू वाला। हिंदी में, हिंदी भी लिख लो बेटा, तेजड़िया मंदड़िया। इससे बढ़िया तो अंग्रेजी वाला ही है ना, तेजड़िया और मंदड़िया। तो आज यहीं तक बेटा, आगे बात करेंगे।